क्लास नहीं चल रही है, ध्यान दीजिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा जिस बच्चे की रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही वो लॉग आउट करके लॉग इन करे। आपने कर लिया लॉग आउट करके लॉग इन? चल गई? क्या दिखा रहा है अभी भी? एप्लीकेशन को डिलीट करके वापस लॉग इन इंस्टॉल करो। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो वापस, ठीक है? फिर बात करेंगे अपन। एक बार करो। जिन बच्चों की रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है वो ध्यान दीजिए सारे बच्चे, एक बार एप्लीकेशन को डिलीट करके वापस से कीजिए, चल जाएगी क्लास। चेक करो एक बार, एप्लीकेशन को डिलीट करके वापस से लॉगिन करो एक बार। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, एक बार एप्लीकेशन को डिलीट करके लॉगिन करो वापस। क्या चल रही है नहीं चल रही क्लास? हाँ, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो वापस और लॉगिन करो और मुझे बताओ फटाफट। ये 2 दिन से दोनों लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है, 8 और 9 में। ज्योति कुमावत आपके चल रहा है बेटा लेक्चर? जो बच्चे लाइव है एक बार कमेंट करो मुझे। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो फटाफट तुरंत प्रभाव से, ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें तुम्हारी ठीक हैं, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ बताओ फटाफट तुरंत प्रभाव से। इसमें आते ही हैं कमेंट तो आएंगे ही। तो लॉग इन करके मुझे फटाफट बता, फिर आगे चलते हैं अपन बेटा। चलो आज लंबी क्लास लेनी है। चलो भैया, अब एक काम करिए सारे बच्चे, कल की क्लास में तुम्हें कहां तक करवा दिया था? कल की क्लास में क्वेश्चन ही करवा रहे थे अपन। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के क्वेश्चन ही करवा रहे थे अपन, है ना? अब लिखो सारे बच्चे, एक क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। करो फटाफट तुरंत प्रभाव से। क्या? हाँ हाँ, ऐसे कैसे हो रहा है? चल गया? ठीक है, चलो इसको चेक करेंगे अभी, है ना? अपन सारी चीजों को चेक कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? चलो स्टार्ट करो और हेडिंग डालो सदिश क्षेत्र की दिशा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इनको ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। सदिश हेडिंग डालो, सदिश क्षेत्र की दिशा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं पहले बोल रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हैं। सदिश क्षेत्र की दिशा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे टॉपिक तुम्हें इन्हीं से करने हैं। सदिश क्षेत्र की दिशा, चलो हेडिंग डालो हिंदी मीडियम वाले, सदिश क्षेत्र की दिशा। ठीक है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। चलो
डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ध्यान रखिए सारे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में हेडिंग डाला करो साथ साथ में, ठीक है। अब देखो, डायरेक्शन कोई भी वेक्टर फील्ड है, तुम्हें पता फील्ड क्या होता है? आकाश का वह भाग जिसमें किसी भौतिक राशि, अब भौतिक राशि की जगह कौन सा आ जाएगा? सदिश राशि। सदिश राशि को दिए गए समय पर पूर्णतः परिभाषित किया जा सके, यानी कंप्लीटली डिफाइन हो। कंप्लीटली डिफाइन का मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब हम एक सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बताना कि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, मैग्नीट्यूड कैसे होगी। नीचे लिखना स्टार्ट करो, लिखो फ्लक्स रेखाओं के किसी बिंदु पर, फ्लक्स रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, फ्लक्स रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा फ्लक्स रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना किसी बिंदु पर बल रेखाओं के लंबवत स्थिति अल्पांश, लंबवत स्थित अल्पांश लिखो, बिंदु पर, माना किसी बिंदु पर बल रेखाओं के लंबवत स्थित अल्पांश, अल्पांश ऊपर देखना बोर्ड पे, ब्रैकेट में लिखना डी ए वेक्टर, अल्पांश डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर से डी फाई क्षेत्र रेखाएं, से डी फाई ऊपर देख लेना ऐसे, डी फाई क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स गुजरता है, या फ्लक्स गुजरता है। आ जाओ बोर्ड पे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, ये एक्स एक्स है और ये कौन सा होगा बेटा? वाई एक्स। क्लियर? वाई एक्स। आओ, इसके अंदर एक बल रेख, एक अल्पांश सदिश स्थित है। अल्पांश यानी छोटा सा टुकड़ा, क्या है? टुकड़ा। अब इसका एरिया होगा और वो एरिया किससे लिख रहा हूं मैं? डी ए। एक काम करो, पहले एक बल रेखा दिखाओ यहां पे, ये कोई बल रेखा है पी से क्यू और इसका एरिया वेक्टर कितना है? डी ए वेक्टर। तुम्हें कितनी बार समझाया हुआ है कि हमेशा क्षेत्रफल की दिशा उसके हमेशा लंबवत होती है। जैसे मुझे एक्स और वाई तल का एरिया निकालना है तो लिखूंगा डी एक्स और डी वाई, उसकी डायरेक्शन कौन से में होगी? के कैप में। यानी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा वेक्टर होगा? इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे वेक्टर दिखाएंगे, बस ऐसे दिखाओगे। अब इसकी, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है? ये जो टुकड़ा रखा हुआ है इस टुकड़े की डायरेक्शन। मैंने वो डायरेक्शन मान ली, कितनी है बेटा? ध्यान से सुनना रहे अब अच्छे से। ये डायरेक्शन मैंने कितनी मान ली? एन कैप। तुम्हें बोला गया कि ये एक सदिश लाइन ही तो है। बल रेखा किसको रिप्रेजेंट करती है? सदिश की, सदिश को। इस बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? उस सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन को, यानी उस सदिश क्षेत्र की दिशा को।
भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल रेखा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बल रेखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेगी। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक सदिश राशि को। और ये बढ़ रही है लगातार, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, मतलब क्या, एक सदिश क्षेत्र है। यानी जो सदिश राशि है वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो ये फील्ड है पूरा क्या है? एक सदिश फील्ड है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन पता लगानी है। इस रेखा पे कहीं पे भी एक स्पर्श रेखा खींच दो, एक टेंजेंट लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं और ध्यान से सुनिए वो टेंजेंट लाइन है क्या। इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं? ये मैंने इसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब ये किसको बता रही है? किसी वेक्टर फील्ड की दिशा को, ए वेक्टर को। वेक्टर को कैसे लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन मैंने मान ली एन के कैप प्राइम। भाई एन के कैप तो ये है, तो ये पक्का कोई ना कोई और दिशा होगी। और दिशा क्या है? डेश मान लो। ये सदिश की दिशा है। किसकी दिशा है? सदिश की दिशा, वेक्टर की डायरेक्शन, सदिश की दिशा। अच्छे से समझना भाई, है ना, सदिश की दिशा, क्योंकि आगे जाके इन्हीं से काम है। सदिश की दिशा क्या बोल सकते हो आप? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और ये अल्पांश की है। और अल्पांश कौन सा? अल्पांश क्षेत्रफल है। मैं लिख देता हूं यहां, अल्पांश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। और ये क्या है? पी क्यू, फ्लक्स से रेखा, फ्लक्स लाइन है। बताओ कोई दिक्कत है कि इस डायग्राम में? कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? मूल, मूल बिंदु, यानी ओरिजन। ओरिजन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखाएंगे अपन कैसे निकलती है, ठीक। उतारो फटाफट इसको, और इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड, और लिखो इसके अंदर, लिखो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड में लिखो टेंजेंट ड्रॉ ऑन एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन, एन लगा लेना, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑफ फ्लक्स लाइन, ऑन एनी
हेलो हेलो इस डिब्बी के क्या हो रखा है, आती है कई बार। हेलो हेलो हेलो। कहाँ से? एप्लीकेशन को लॉग आउट करके, एप्लीकेशन को डिलीट करके वापस इंस्टॉल करो, चल जाएगी सुनील। और इंग्लिश मीडियम वाले सुने, एक बार ये वॉइस चली गई थी, इस वॉइस को दोबारा से इंग्लिश में लिखे फटाफट। पहले हेडिंग डाल के लिखे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। चलो रख ले इसकी वॉइस थोड़ी सी कम करके। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड में लिखें टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑफ फ्लक्स लाइन, tangent drawn on any point of flux line, flux line oblique डाल के लिखो field line, tangent drawn on any point of flux line oblique field line represent direction of vector field, represent direction of vector field, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड। उसके बाद लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लेट एट एनी पॉइंट, लेट आ रही है ना, लेट एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर, लेट एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स, line of force there is a area there is a area element, there is a area element dA vector, there is a area element dA vector by which d phi, by which there is a area element dA vector by which d phi flux, d phi flux pass through d phi flux pass through, d phi flux pass through। अब ये उतार लेना अच्छी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले पहले हेडिंग डालो फिर आगे की बातें करेंगे। पहले हेडिंग डालो सदिश क्षेत्र का परिमाण, सदिश क्षेत्र का परिमाण। जब तक इंग्लिश मीडियम वाले डायग्राम उतारो फ्लक्स रेखा को बोल लिख लेना, क्या लिखोगे फ्लक्स लाइन। सदिश क्षेत्र का परिमाण, सदिश क्षेत्र का परिमाण लिखो सदिश क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से,
सदिश क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। परिमाण को व्यक्त करती हैं। इस एरिया एलिमेंट के लिए ध्यान सुनिए, ये एरिया एलिमेंट ये क्या हो 1 मीटर स्क्वायर क्या होना चाहिए। एकांक का मतलब क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर। यदि ये 1 मीटर स्क्वायर में से जितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस गुजरेंगी, मान लो 4 गुजरी, 5 गुजरी, 6 गुजरी, जितनी भी गुजरेंगी वो क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी सदिश क्षेत्र का परिमाण। यानी जितनी भी रेखाओं की संख्या है ना, वो किसको डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड। पर इस एरिया के लिए क्या होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इंग्लिश मीडियम वाले नीचे हेडिंग डालें, फिर अपन इसकी आगे की बात करते हैं। डालो हेडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड। चलो जब तक सही हो जाएगा आप लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड। लिखो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through, the number of field lines passing through unit area of a element, unit area of element, unit area of element represent the magnitude, represent magnitude represent the magnitude of a vector field। मतलब कि क्या कहने का मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। इसका कहने का मतलब यह है कि आप जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैं क्या निकाल रहा हूं अब, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ऑफ ए वेक्टर फील्ड। स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो तो खुद सही कर लेना भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फील्ड। क्लियर। अब दादा सिंह सुनो, वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने तुम्हें वेक्टर के बारे में क्या बताया, तो गई यार तो हैंग हो रहा है, 1 मिनट वेट कर लेना बेटा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फील्ड निकालना है हमें, इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेशन से चलना है। डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिट जो आपका क्या है, यूनिट एरिया एलिमेंट, उसमें से जितनी भी रेखाएं पास करेंगी वो रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, उनकी जो संख्या वही क्या कहलाएगी, परिमाण ऑफ सदिश। अब आओ सारे बच्चे 1 मिनट रुक जाओ, ओपन हो जाता है। कई बार क्या है, काफी दिनों से चलाया ना इसको तो ये दिक्कत करने लग जाता है। को अपडेट करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। अपने जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन इसकी भी छुट्टी होती है। ये खुद छुट्टी मान के बैठ जाता है कि आज छुट्टी है।
1 मिनट का वेट कर लो बेटा। सुनील मेरे को बता देना चल गई कि क्लास आपकी। चलते चलते बताओ क्या हुआ है। अब चल जाएगा आराम से, देखना आप, तुरंत प्रभाव से चलेगा। इसको एक बार झटका देना जरूरी होता है, अचानक से खोल के बंद कर दो। चल गया। मैं तेरे को क्या कर, अब नहीं रुकेगा ये। तारा सिंह तुम्हें सुबह सुबह तूने स्टार्ट किया था ना, ये मालिक को पहचानता है। जब मैं स्टार्ट करता हूं तो कुछ नहीं करता है, तूने स्टार्ट किया इस चक्कर में हुआ है। चलो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हमेशा कैसे लिखते हैं, मान लो यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ए वेक्टर ही तो है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, ऐसे। और मैग्नीट्यूड किसको बता रहा है, फ्लक्स लाइन कितनी गुजरेंगी, d5 गुजरी मान लो, कितने में से, da में से, यही तो है। इस da एरिया में से d5 फ्लक्स गुजर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्योंकि देखो फ्लक्स लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, d5, एरिया एलिमेंट को da। अब da क्या है, यूनिट है, तो मान लो इसको 1 मीटर स्क्वायर मान लो, तो a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, d5। और d5 क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, यही तो है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब ध्यान से सुनिए, ये तो इसका मैग्नीट्यूड, पर हमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन। क्या निकालनी है, डायरेक्शन। पर ये डायरेक्शन तो अलग चीज है, पर उससे पहले मान लो मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, कैसे लिखूं, सदिश रूप में, ध्यान से सुनना, सदिश रूप में। अब यही इंपॉर्टेंट लाइन है, सदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब आओ, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या मान रखी है आपने, एन के कैप प्राइम मान रखी है, चेक करो। तो आप क्या कहोगे सर, ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, सर ए वेक्टर का मतलब तो है d5 और da, और डायरेक्शन क्या है, एन के कैप प्राइम, कितनी है, एन के कैप प्राइम। सर इसमें हमें यह बताओ कि एन के कैप क्या है और एन के कैप डेस क्या है, जहां वेर एक तो हमारा एन के कैप प्राइम है और एक हमारा क्या है, एन के कैप है। दोनों के बारे में ही जानना जरूरी है। वैसे तो ऊपर कैप लगा हुआ है, मतलब एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश। तो एन के कैप डेस है, वो किसका है, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का एकांक सदिश, किसका है, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का एकांक सदिश। किसका सदिश है, अरे सदिश क्षेत्र ए का ही तो है, एकांक सदिश है। तो मैं तुमसे पूछूं कि ये एन के कैप किसका है बेटा, ये बताओ, ये भी तो बताओ। ये तो आपने बता दिया कि इस ए वेक्टर का एकांक सदिश है। क्षेत्रफल डी ए वेक्टर का एकांक सदिश किसका है, हाँ अल्पांश क्षेत्रफल, या लिखो क्षेत्रफल डी ए वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश, क्लियर। अब देखो ये सारी चीज बता दी कि यूनिट वेक्टर्स हैं, एक तो है वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में और एक है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक। ये हमारी पहली बात हुई। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं कि यदि एन के कैप और एन के कैप डेस बराबर हो जाए, यदि एन के कैप बराबर कितना हो, एन के कैप डेस हो,
तो अल्पांश क्षेत्रफल डीए से अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा। देखो केस लगाता हूं मैं इसमें, कैसा? देखो यदि, क्या बोला मैंने, यदि एन के कैप बराबर क्या हो, एन के कैप डेस हो तो अल्पांश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर से, और क्या, अधिकतम यानी मैक्सिमम, अधिकतम फ्लक्स से फ्लक्स गुजरेगा। सर ये कि हमारी बात समझ में नहीं बैठी अभी तक, बताएंगे, रुको अभी। केस नंबर फर्स्ट, यदि एन के कैप और एन के कैप डेस बराबर कर देते हो तो आपका समीकरण एक कैसे चेंज हो जाएगा? समीकरण एक से आप ये लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर बराबर डी फाई और डी ए और डायरेक्शन एन की कैप। एन के कैप डेस क्या आगे, यह है अधिकतम फ्लक्स की अवस्था। क्या है? अधिकतम फ्लक्स की अवस्था, मैक्सिमम फ्लक्स कंडीशन। अब सर एक चीज और बताओ अच्छी तरीके से, ठीक? देखो ये मान लो कोई एरिया वेक्टर है और बीच में से क्या है, कटा हुआ है, ठीक? इसमें से बहुत सारा पानी आ रहा है। यदि मैं ऐसे रखूं तो पानी ज्यादा गुजरेगा। देखो ऐसे रख दूंगा तो पानी इसमें से गुजरेगा ही नहीं। थोड़ा ऐसे करूंगा गुजरेगा, थोड़ा और करूंगा ऐसे गुजरेगा, थोड़ा और करूंगा ऐसे गुजरेगा, पूरा ऐसे कर दूंगा पानी पूरा मासा पूरा इसमें से गुजरेगा। तो पानी के अधिकतम गुजरने वाली कंडीशन कौन सी है? ये कि ये तो एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इसके बाहर की ओर, और इस जो ये मान लो इसमें से पानी गुजर रहा है, एक वेक्टर फील्ड है, और इस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन भी किसमें हो गई, एरिया वेक्टर में। तो क्या हो गया, अधिकतम पानी गुजरेगा। अब ये देखो, इसको मैं ऐसे करता हूं, इसका मतलब जैसे ही ऐसे करूंगा तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी नीचे हो गई, और पानी ऐसे ही जा रहा है, तो ये पानी जाने की डायरेक्शन तो ये है, और एरिया वेक्टर की नीचे, मतलब थीटा एंगल पे। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की कंडीशन थोड़ी सी कम है। मैं इसको पूरा ऐसे कर दूं तो पानी तो ऐसे गुजर रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, 90। इसका मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। तो जैसे ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ये फ्लक्स आएगा तो ये रेखाएं क्या गुजरेंगी, अधिकतम गुजरेंगी। वो डायग्राम आपका चेक करो, इसमें से मिट गया है ना, दोबारा बोर्ड ओपन करने की वजह से डायरेक्शन। तो इसका मतलब जैसे ही आपने एन और एन के कैप डेस को बराबर किया, इसका मतलब आपने वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों को क्या कर दिया, एक ही दिशा में कर दिया, जिसकी वजह से फ्लक्स रेखाएं क्या करेंगी, मैक्सिमम गुजरेंगी। और मैक्सिमम गुजरने का मतलब क्या है, दोनों क्या है, पर वो क्षेत्रफल अधिकतम, वो फ्लक्स रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी, यानी फ्लक्स की अधिकतम कंडीशन है। अब एक काम करो, इस जो समीकरण है इसको दो समीकरण नंबर 2। कितना दो, 2। समीकरण 2 को 2 का एन के कैप के साथ अदिश गुणनफल करने पर, अदिश गुणनफल करने पर, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एन के कैप विद इक्वेशन नंबर 2। एन के कैप का स्केलर प्रोडक्ट लेना है, कैसे लोगे बेटा बताओ? ये रहा ए वेक्टर डॉट एन कैप, ऐसे तो लिखोगे ए वेक्टर डॉट एन के कैप। इधर क्या लिखोगे, डी फाई और डी ए और एन के कैप डॉट एन के कैप। तुम्हें पता है दोनों सेम वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा, आई कैप डॉट कितना होता है, तो एन के कैप डॉट एन के कैप कितना होगा, 1। चलो वेरी गुड,
तो यहां से मैं तुम्हें ए वेक्टर डॉट एन के कैप बराबर क्या लिख सकता हूं, डी फाइव ओवर डी ए। तो डी फाइव बराबर कितना आ गया बेटा, ए वेक्टर डॉट एन के कैप और साथ में डी ए। अब मैं इधर वाले पार्ट को एक जगह ले लेता हूं, ये मैग्नीट्यूड और ये उसकी दिशा। अब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि सर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा। तो डी फाइव बराबर कितना आ गया बेटा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। दोनों तरफ समाकलन करो, समाकलन करने पर टेकिंग, समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन, क्या करने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन। चलो क्या आएगा, इधर तो फाइव बचेगा और इधर इंटीग्रेशन लग जाएगा, और ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होगा भाई फ्लक्स, और क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसके अंदर विशेष स्थिति लगा रहा हूं पहली, कि यदि ए वेक्टर बराबर क्या हो, ई वेक्टर हो, तो अरे एक वेक्टर क्वांटिटी तो है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि मैं इसकी जगह रखूं तो इस फाई और फाई के नीचे क्या लग जाएगा, ई, और इंटीग्रेशन ए की जगह ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये क्या कहलाता है हमारा, अरे क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एलिमेंट, क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। 12th क्लास में पढ़ा था क्या, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि मैं तुम्हें यह बोलूं कि इसकी दूसरी कंडीशन चेक करो, यदि ए वेक्टर बराबर और क्या हो जाए, बी वेक्टर हो जाए, बी वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यदि कितना हो जाए, बी वेक्टर। तो यदि ए बराबर बी वेक्टर हो तो बताओ क्या आएगा, पाई के नीचे इस बार क्या लग जाएगा, बी, पाई बी, और यहां क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये क्या कहलाता है, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, यानी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमारी दो चीजें, एक तो यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, यानी सदिश क्षेत्र मुख्य दो प्रकार के होते हैं। सदिश क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, अब डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड पता चल गया ना। सदिश क्षेत्र मुख्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड। चलो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो, पहला और दूसरा। पहला होता है समरूप, समरूप का मतलब होता है यूनिफॉर्म सदिश क्षेत्र। कौन सा, समरूप यानी समान रूप वाला, समरूप सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। हाँ, एक होता है असमरूप, क्या होता है, असमरूप सदिश क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म असमरूप सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र क्या आएगा,
एक काम करो, इसको लिखो फटाफट। नॉन, ऐसे लिख सकते हैं अपन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो या तो, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। ये लो, उतारो फटाफट, सारी चीज उतारना रे भाई, कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता दे। यहीं से तो उतारना है और नीचे पूरा ही। अच्छा, यहां से लिखो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताओ फटाफट। जल्दी बताओ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। इन वेक्टर फॉर्म, ग्रेडियंट के क्वेश्चन कर लोगे ना आप, कभी कोई दिक्कत नहीं आई ग्रेडियंट के क्वेश्चनों में, जहां तक मुझे ओपिनियन है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो रे भाई, डायरेक्शन ऑफ एरि, पहले वाला एन के कैप डेस लिखना, लिखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड, ऐसे लिखना, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड। दूसरा लिखो, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। लिख लिया? अब इसको लिखो, केस नंबर फर्स्ट लिखो, इफ एन बराबर एन के कैप डैश, इफ एन के कैप बराबर एन के कैप डैश, देन मैक्सिमम फ्लक्स पास्ड थ्रू, देन मैक्सिमम फ्लक्स पास्ड थ्रू एरिया एलिमेंट, then maximum flux passed through area element dA vector, dA vector, इसको लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको लिखना अधिकतम फ्लक्स की अवस्था, मैक्सिमम फ्लक्स कंडीशन, मैक्सिमम फ्लक्स कंडीशन। अब लिखो इसको, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट with nk cap, taking scalar product with nk cap both side in equation number 2, in equation number 2, taking scalar product with nk cap both side in equation number 2।
और एक चीज और ध्यान रखें, फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस का निकलता है, तुम्हें पता है, बंद सरफेस का ना, ये बात ध्यान रखना। किसका निकलता है? क्लोज्ड सरफेस का। तो फिर बात करते हैं अब। क्या बात है, सेकंड सेमेस्टर है, पूरी लिखी हुई आई है। अलग से दिया है कि इसको सेकंड सेमेस्टर के नाम से बुक को? ऊपर कर दे। अब एक ध्यान रखना बस यहां पे, इसको क्लोज्ड लगा लेना बेटा ना, क्योंकि हमेशा फ्लक्स किसका निकलता है? क्लोज्ड सरफेस का। तो क्लोज इंटीग्रेशन। इफ a vector equals to e vector, then there are two types of vector field. 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 पहला लिखो समरूप यानी यूनिफॉर्म, दूसरा लिखो नॉन यूनिफॉर्म। करें, उतार लिया। अब फर्स्ट हेडिंग डाल लो, समरूप सदिश क्षेत्र, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, और बताते क्या होता है। छोटे जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना रे, ध्यान रखना क्या आएगा। समरूप सदिश क्षेत्र क्या होता है? यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। डाल ली हेडिंग, लिखो वह क्षेत्र जिसमें बल रेखा समांतर, वह क्षेत्र जिसमें बल रेखा समांतर, नीचे वाली कोमा, समान दिशा में, समान दिशा में, नीचे वाली कोमा, समान दूरी पर स्थित हो। कहां से बोलूं? रेखाएं समांतर, कोमा समान दिशा में, कोमा समान दूरी पर स्थित हो, दूरी पर स्थित हो, समरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है। समरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो बेटा, दो चालक, एग्जाम्पल लिखो, दो
चालक समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य, तो चालक समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य समरूप क्षेत्र होता है। दो चालक समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य समरूप सदिश क्षेत्र होता है। इसके ब्रैकेट में एक लाइन लिखो, केवल मध्य में, केवल मध्य में। सर ये क्या बताते हैं, आओ। अरे चालक देखा हुआ है, क्या होता है देखो, एक साइड तो प्लस प्लस, अरे संधारित्र देखा हुआ है ना, एक प्लस प्लस और एक क्या होता है माइनस 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 माइनस, ये होता है। बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं, प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर मतलब ये रही। अब ये जो बल रेखाएं है ना, ये सारी समान है, क्या है, समान। तो यहां जो फील्ड होगा ना वो क्या होगा, समरूप। कौन सा होगा, समरूप, यानी यूनिफॉर्म। बट ध्यान रखना, इसके किनारों पे असमरूप क्षेत्र होता है। क्या होता है, किनारों पे, यहां पे समान क्षेत्र नहीं होता है, यहां पे क्या होता है, असमरूप। ये बात अच्छे से ध्यान रखना रे, नॉन यूनिफॉर्म, यानी आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, असमरूप होता है। चलो इसके किनारों पे। दूसरी बात करूं मैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, देखो कंडीशंस देखो बेटा। एक साइड तो क्या होता है एन और एक साइड क्या होता है एस, ये लो, ये बना लो। अब एक साइड में तो क्या होगा एन और एक साइड में क्या होगा एस, तो ये रहा एन और ये रहा एस। तो हमेशा बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं बेटा, एन से एस, ये लो। तो ये भी क्या, एक समरूप सदिश क्षेत्र का एग्जाम्पल है। किसका है, समरूप। दोनों उतारो, समरूप, हाँ सदिश क्षेत्र। थ्योरी तो लिखी ली, ये उतारो दोनों डायग्राम। इसमें ये चीज देखना, कॉर्नर वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, उतारो फटाफट। और इसके अंदर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना रे, इसको ये भी लिख लो तुम। इसमें तो क्या है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और इसमें ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। चलो, और इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान लो, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड लिखो, ए फील्ड इन विच, a field in which a field in which the value of field strength, the value of field strength is same at all points, is same at all points, is called uniform vector field, is called uniform वेक्टर फील्ड। नीचे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखना,
एट ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। नीचे लिखो एग्जाम्पल, देखो यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट between two parallel charged plate, between two parallel charged plate with opposite charge, with opposite charge, with opposite charged। इंग्लिश मीडियम वाले उतारो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म किनारों पर, एट कॉर्नर्स मैग्नेटिक फील्ड। उतार लिया? चलो इंग्लिश मीडियम वाले जब तक उतारो और हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालो असमरूप सदिश क्षेत्र। लिखो असमरूप सदिश क्षेत्र। इस यूनिट का मोटा मोटा पार्ट देख लेना भाई, अब चालू होने वाला है। डाइवर्जेंस कर्ल खत्म, यूनिट खत्म लगभग। नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, पहले हेडिंग डालो असमरूप सदिश क्षेत्र। लिखो वह क्षेत्र, वह सदिश क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं, वह सदिश क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं समान, नीचे वाली कोमा, समान दिशा में ना हो तो, समान कोमा समान दिशा में न हो तो, समान कोमा समान दिशा में न हो तो, ऐसे सदिश क्षेत्र को, ऐसे सदिश क्षेत्र को असमरूप सदिश क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे सदिश क्षेत्र को असमरूप सदिश क्षेत्र कहते हैं। असमरूप सदिश क्षेत्र कहते हैं। अब आओ, मान लो बेटा कोई दर की बूंद फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? दर फ्लो कर रहा है, और उसमें कैसे है? ऐसे। हाँ बनाओ। ये क्या है? असमरूप। इसमें वी वेक्टर दिखा लेना, दर का प्रवाह। फ्लो ऑफ लिक्विड, दर का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड। उसकी जो वेक्टर है वो वी वेक्टर से दिखा रहा हूं मैं, असमरूप। इंग्लिश मीडियम लिखो फटाफट। देखो ए फील्ड इन विच द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, ए फील्ड इन विच द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ is not same, a field in which the value of field strength is not same at all points, नीचे वाली कॉमा, is called non-uniform vector field। all points, नीचे वाली कॉमा, is called non-uniform vector field। उतारो फटाफट इसको, डायग्राम को तुरंत प्रभाव से। ग्रेडियंट के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, सब कुछ करवा दिया था।
जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो सारे करवा दिए थे। अब एक अलग से हेडिंग डाल लो सारे बच्चे। नोट डाल लो पहले, अपने एक नोट करवाएंगे पहले, है ना। उतार लिया सभी ने? अब आ जाओ सारे। अब क्या करेंगे अपन, एक नोट डाल के चीजें सीखते हैं। अब चीजें क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आगे जाके इन्हीं का काम में लेना है, डाइवर्जेंस में और कर्ल में, इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है। चलो पहले नोट, क्योंकि फ्लक्स निकालना है सब जगह। आओ, फ्लक्स निकालने के लिए आज आपको अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। पहले नोट डालो, पहले ये सिखाएंगे, नोट। आओ, अब तुम्हें एरिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। मान लो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए किसी को। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये क्या है, एक्स एक्स, और एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, आई कैप। ये क्या है, वाई एक्स, वाई एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जे कैप। ये नॉर्मल सी बात है। यदि मैं तुम्हें ऐसे बात करूं कि ये कौन सी डायरेक्शन होगी तो क्या कहोगे, सर जेड एच, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, के कैप। इसके अंदर बेटा एक प्लेट है, क्या, एक प्लेट, जिसमें इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, ए ए और ए, और ये ए। सभी भुजाएं कितनी है इसकी, ए ए ए है। मुझे इसका एरिया निकालना। पहली बात तो एक क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम, ये बताओ। क्लोज्ड है, कैसे क्लोज्ड है, ये एक प्लेट है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है, वैसे इनक्लोज्ड सिस्टम है ये, बट तुम ध्यान रखो इसको ओपन सिस्टम बोला जाता है। क्लोज सिस्टम होते हैं जैसे गोला, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, ये पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं ना। पर ये तो एक दीवार है ना, एक दीवार कभी क्लोज नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। वैसे उस पूरा बंद है, उसके अंदर से चीजें गुजरेंगी, उसके लिए बंद है, पर वैसे तो वो ओपन सिस्टम है ना। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओपन सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं, ओपन सिस्टम की, यानी खुले निकाय के लिए, खुले निकाय हेतु, अलग अलग खुले निकाय हेतु। याद रखना, खुले निकाय हेतु और क्लोज सरफेस या ओपन सिस्टम के लिए दोनों के इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे ऐसे कहूं इसका एरिया निकाल के बताओ, एरिया क्या निकालना तुम्हें, एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, तुम्हें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसे आएगा बताओ। हाँ, क्षेत्रफल होता क्या है वैसे प्लेट का, लंबाई इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अब इसकी लेंथ ये मान लेते हैं और विड्थ ये मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी है, ए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आई इंटू विड्थ कितनी है, ए इंटू, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर और आई कैप क्रॉस, दैट मीन्स ए स्क्वायर और के कैप, वो भी किसका, प्लस का। क्या आप इसे नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, और एरिया तो क्या हो सकता है, विड्थ इंटू लेंथ भी तो हो सकता है। एरिया ए जे कैप क्रॉस ए आई कैप, दैट मीन्स ए बराबर ए स्क्वायर माइनस के कैप। अरे तो डायरेक्शन लोगे कौन सी, क्या ये डायरेक्शन लोगे या ये डायरेक्शन, तो दो आ गई डायरेक्शन, एरिया एक ही है, दो आ गई। कैसे, याद रखना ओपन सिस्टम के लिए एरिया आउटवर्ड है परपेंडिकुलर या इनवर्ड परपेंडिकुलर दोनों हो सकता है। मतलब एग्जांपल ये मान लो, एक आपकी बुक है, एक ओपन सिस्टम है, इसका एरिया की डायरेक्शन ये भी सही है और इसकी डायरेक्शन, इसके अंदर वाली डायरेक्शन भी सही है। क्लोज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो आगे जाके अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब पूछूंगा ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब हमेशा क्या होता है, 2D समतल। क्या होता है, 2D। क्लोज, ओपन क्लोज होते ही तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा।
इसका मतलब आपके एक छोटी सी बात समझ में आई यहां से एरिया निकालने की, क्या आई कि 2D समतल हेतु, किसके लिए? 2D समतल हेतु, 2D समतल हेतु, यानी फॉर 2D प्लेन सदिश क्या होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। क्या होता है? 2D समतल हेतु सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल तल के अभिलंबवत लंबवत होता है। अभिलंबवत तो सभी में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, अभिलंबवत होता है। परंतु परंतु और एक और बात है, और यह बाहर एवं अंदर दोनों दिशाओं में संभव है। क्या लिखोगे? और यह अंदर व बाहर दोनों दिशाओं में संभव है। ये दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है यदि क्या है? आपका 2D प्लेन है। आगे जाके मैं 3D सरफेस भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? 3D सरफेस। अब 3D सरफेस कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आओ कर ही लेते हैं साथ साथ। तो 3D सरफेस क्या है? 3D तल। 3D प्लेन क्या होता है? देखो, एक क्यूब की बात कर लें अपन। मान लो एक क्यूब है, चलो इस क्यूब की बात करते हैं। आओ, अब इस क्यूब में चक्कर क्या है? इस क्यूब के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है चीजें निकालना, पर इस क्यूब का एक एरिया नहीं निकलेगा। एरिया किसका निकलेगा? इन फलकों का। तो चेक करो, इसका एक फलक ये है क्या? इधर वाला चेक करो, है? और इसका हमेशा एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर और कहां होगा? बाहर की ओर, कभी अंदर की तरफ नहीं होगा। अब एरिया इसका तो निकल गया, पर इस प्लेट ऊपर वाले फलक का क्या होगा? हमेशा आउटवर्ड और कहा? बाहर की ओर एरिया वेक्टर। यदि तुमसे पूछा जाए कि सर इसका बताओ, कौन से का? इस फलक का, तो आप कहोगे सर इस एरिया ये वाला। ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर लगाना? बाहर की ओर। इंपॉर्टेंट लाइन यही। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि सर ये बताओ इसका एरिया कौन सा? नीचे वाले सरफेस का। आप कहोगे ये रहा एरिया वेक्टर। सर इधर वाली सरफेस कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? इसकी। इसका एरिया कहां होगा? तो आपने क्यूब का सरफेस देखा, बाहर होगा, बंद वक्र यानी बंद यानी क्लोज सिस्टम का एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे यह पूछूं कि ये बताओ कि सिलेंडर का क्या होगा, तो क्या कहोगे तुम? मेरा सिलेंडर, अरे ये सिलेंडर है, तो चेक करो, ये सिलेंडर की क्या होती है? जेड एक्सिस। क्या होती है? जेड एक्सिस। आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो जेड एक्स। सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस और एक ऊपर वाला सरफेस। तो ये तो कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया देखना चाहो तो कहां आएगा? बाहर की ओर, परपेंडिकुलर ए वेक्टर। इसका बाहर की ओर ए वेक्टर। मैं तुम्हें ऊपर वाले क्या रोका, तो क्या आएगा? बाहर की ओर ए वेक्टर। और इसका पूछो नीचे वाले का तो ई वेक्टर। मतलब आपको एरिया वेक्टर डिसाइड करने आ गए 3D और उसका। फॉर एग्जाम्पल सर हमें इसका भी नहीं समझ में आया, आप हमें एक और बताओ स्फीयर का कैसे होगा वो? ये रहा, ठीक, एक स्फीयर ही था। अब हमेशा आपको पता है एक चीज, स्फीयर की जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है?
प्लेन के क्या होते हैं हमेशा? परपेंडिकुलर। मैं तुम्हें यहां से एक सेंटर मान के ये लाइन खींचूं ऐसे, तो आप क्या कहोगे? ये कितने, अरे यार, ये हमेशा क्या है यहां पे? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो इसका एरिया हमेशा क्या होगा? बाहर की ओर। यदि मैं इसको यहां से ड्रॉ करूं तो यहां से, तब भी क्या रहेगा ये? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? यदि सर हम इसको इस डायरेक्शन में ले तो तब भी क्या होगा? ए वेक्टर पर रहेगा कितना? 90 डिग्री। और इधर खींचू तो हाँ, कितना होगा? 90 डिग्री और ए वेक्टर। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन में खींचो, आप ये भी खींचोगे तब भी क्या रहेगा? ये 90 ही रहेगा। क्या रहेगा? 90। मान लो ये भी क्या है? 90। एरिया वेक्टर, ए वेक्टर बाहर, 90 एरिया वेक्टर बाहर। ये सारे क्या है? क्लोज्ड सिस्टम है। क्या है? क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगी कंडीशन? क्लोज्ड सिस्टम। ये नोट ही है, केवल कोई टॉपिक नहीं है। पर जहां मैं आगे जाके क्वेश्चंस करूंगा तो तुम्हें क्या आना चाहिए? एरिया लेना आना चाहिए। अब मैं फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? एरिया। वेक्टर तो आपको पता होगा, पर एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एरिया किस डायरेक्शन में। उतारो फटाफट नोट डाल के। फटाफट उतारना भाई सारे बच्चे। उतारो फटाफट। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले को। देखो, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर टू डायमेंशनल प्लेन। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर टू डायमेंशनल प्लेन and this is possible
and this is possible inside and outside both direction, and this is possible inside and outside in both direction, and this is possible inside and outside in both direction. Closed surface, closed system. कल फ्लक्स वाला पार्ट पढ़ाएंगे रे भैया। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स निकालना सिखाएंगे, कौन सी बॉडी के लिए कैसे निकलता है, और लाइन इंटीग्रेशन करवाएंगे कल। कल कितनी तारीख है? 9। किसका? फ्लक्स का अभी बताएंगे ना आगे फिजिकल मीनिंग में, रुक जा। फिजिकल सिग्निफिकेशन उसका भी करवाना है ना, फिजिकल सिग्निफिकेशन ग्रेडियंट का भी। आराम से बना लो। और बता दारा सिंह, क्या हालत है? बढ़िया। एक छोटा सा टॉपिक आता है तुम्हारे जो कल करवाएंगे। इस टॉपिक को छोड़ते थे हमेशा, इस टॉपिक को भी इस बार करेंगे, ठीक है? सदिश अभिवाह। वेक्टर फ्लक्स। कर लिया? क्या निकाल रहे? 10 का? क्या बात है भाई दारा सिंह। राठौड़ के क्या हाल है? मस्त है। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने लग गया क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक, अच्छी बात। तू भी पढ़ा कर यार थोड़ा बहुत कंपटीशन एग्जाम का। दे रखा है क्या? हाँ, नोट्स भी और साथ में प्रैक्टिस भी। नोट्सों से कुछ नहीं होगा ना। बैठे बैठे यही काम किया करो, कभी कोई क्वेश्चन कर लिया, कभी कोई क्वेश्चन, जहां से मिले वहां से। ये बीच वाला बनाने का जरूरत नहीं है भैया ना। मनीष बाबू, मनीष बाबू। शेखावटी का रिजल्ट आ गया, पता है तुम्हें? हम्म हम्म।
जिंदगी में दर्द है, दर्द में गम है, गम में मजे हैं और मजे में हम है। ये रखा करो तुम तो बस। आहा, इतनी बड़ी बड़ी बात करता है तू। ठीक है, बाकी करेंगे कल की क्लास में। अब एक टॉपिक है, उसके बाद तो पूरा वो आ जाएगा। ठीक है ना, कल सदिश अविवाह करवाएंगे, वेक्टर फ्लक्स। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।